कि शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो ये तो आग पानी में आग लगेगी। सबका को लगता है कि हमारे नायक की उपेक्षा हो रही है। राजनीतिक कद या सामाजिक कद या देश के बेहतरी में योगदान को देखेंगे तो दोनों से कहीं भी लालू प्रसाद का कोई ऐसा 5 योगदान बताइए बिहार की राजनीति में, राजनीतिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, जिसके चलते काम छोटा होता है लेकिन उसके प्रति अवधारणा जो होती है, जो सामाजिक परिवर्तन। देश में तो उदाहरण उन्होंने ही ना एक परंपरा का आगाज किया। मतलब उदाहरण उस तरह से देखे बात तो ऐसा लगने लगा कि बहुत अच्छा कोशिश किए। सबसे कम व्यक्ति को क्या उस तरह मिश्रा जी वेल के लायक थे और लालू जी जेल के द्वारा अधिसूचना फाड़े जाने के कारण पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकते लालू प्रसाद यादव। उसी व्यक्ति का ना होगा वो तो हमको लालू जी के जीते जी तो मैं नहीं करता हुआ कि वो पूरी तरह से मजबूती से नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं, यह मुद्दा बिहार की राजनीति में गरमाया हुआ है। यह बड़ा सवाल है कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो क्यों, और नहीं मिलना चाहिए तो फिर क्यों। आज हम आपके सामने बात करेंगे राजद समाचार के सह संपादक है डॉक्टर दिनेश पाल जी। वैसे जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में वो प्रोफेसर हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। दर्शकों को मैं बता दूं कि सबसे पहले हमने स्त्री काल के संपादक संजीव चंदन से इस मुद्दे पर बात की, उसके बाद फिर हमने मनीष चांद से बात की, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार विकास प्रसाद यादव से हमने बात की। 3 वीडियो इस मुद्दे पर हम जारी कर चुके हैं और आप अभी जो देख रहे हैं वह चौथा वीडियो है एक ही मुद्दे पर, जो हमने सीरीज चलाने का आपसे वादा किया था कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए और मिलना चाहिए तो फिर क्यों। इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। राजद समाचार जो राजद का मुखपत्र है उसके सह संपादक हैं दिनेश पाल सर जी। बहुत बहुत स्वागत। फोर्थ व्यूज के दर्शक आपसे परिचित भी हैं पहले से ही, और कई लोगों ने मुझे यह सुझाव भी दिया था कि डॉक्टर दिनेश पाल से इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। और धन्यवाद। एक पत्रिका के संपादक हैं यादव जाति से, जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि यादव से यादव पर मत बुलवाइए, मुझसे बुलवाना है तो जगदेव प्रसाद पर बुलवाइए, दूसरे लोगों पर बुलवाइए, मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा, दिनेश पाल जी से बात करिए आप। और अच्छी बात है कि आप राजद समाचार से भी जुड़े हुए हैं, तो आप जो बोलेंगे उसकी अपनी प्रामाणिकता भी होती है। तो सवाल तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए। राजद मांग कर रही है, राजद उसके साथ पूरी टीम खड़ी है, पार्टी खड़ी है। अंदर खाने इस पर तो चर्चा आपकी होती होगी, सेवा दल से भी आप जुड़े हुए हैं, कई मीटिंगों में शामिल होते हैं, तो राजद की सोच क्या है इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो आपको आभार कि आपने इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मुझसे जोड़ा, और मैं उन शुभचिंतकों को भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आपको मुझसे बातचीत करने के लिए एक सलाह दी, मशवरा दी। हालांकि पहले भी आपसे बात हुई थी कि बात होगी, लेकिन आप क्योंकि व्यस्त थे तो इस बीच ये बातें भी आ गई। हाँ, थोड़ा व्यस्तता थी इधर, लंबे कई दिनों से चल रही थी। दरअसल देखिए, सबसे पहली बात तो हमको ये सोचनी होगी कि हमें किसी पुरस्कार को लेकर क्यों बात करनी पड़ती है कि इन्हें मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। जब ऐसी बात उठती है किसी भी पुरस्कार को लेकर कि पुरस्कार इनको मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिलनी चाहिए, और जब आम जनता के बीच उठने लगती है या किसी वैचारिक मीटिंगों में बात उठने लगती है, तो कहीं ना कहीं उस पुरस्कार देने की जो पद्धति है या देने की जो कमिटी निर्णायक है उसके ऊपर कहीं ना कहीं संदेह घर आने लगता है। वह सवाल तभी उठता है जब वहां पारदर्शिता का अभाव दिखने लगता है। वो तो लगभग अगर कोई भी संगठन का अभाव दिखता है। हाँ, तो वही इसीलिए मैं इसीलिए बोला कि किसी भी पुरस्कार, मैं वही कर रहा हूं, किसी भी पुरस्कार के लिए जब अगर ऐसी बात उठती है, खासकर विश्व के लेवल पर तो हम लोग बहुत नहीं जानते, लेकिन नोबेल लेवल में ऐसा शायद मांग नहीं उठती, लेकिन भारत के पुरस्कारों में अधिकांशतः और हर पुरस्कार में ऐसी चर्चा होती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के संदेह होते हैं या पक्षपात का उनके अंदर बू आती है, लगता है कि नहीं किसी को उपेक्षित किया जा रहा, तब वो सवाल उठती है। तो उसी सवाल का एक यह भी हिस्सा है, एक भी अंग है कि भारत रत्न को लेकर पिछले जब सूची देखते हैं हम 50 मतलब आधा शतक से भी ज्यादा लोगों को मिल गया है,
और उसमें जब मिलने वाले की बात हम तुलना करने लगते हैं तो लगता है कि हर तबका को लगता है कि हमारे नायक की उपेक्षा हो रही है या हमारे बीच का जो एक नायक है उसको कम आंका जा रहा है, तो सवाल उठने लगता है। और इसी तरह के हमारी पार्टी के भी तमाम पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं के बीच मन में सवाल उठने लगे और सवाल उठा, पोस्टर लगा और आप चर्चा की बात कर रहे हैं। तो जहां तक मैं जानता हूं कि भारत रत्न देने की कोई निर्धारित मापदंड नहीं है, अब जहां तक मुझे पता है। भारत रत्न मतलब एक तरह से कहें कि देश का वह रत्न के तब का तमगा दिया जाता है कि वह देश के उन्नति के लिए या देश मतलब देश के विकास के लिए, देश के बेहतरी के लिए उसका कोई व्यक्ति योगदान करता है अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र अलग अलग है, खेल से लेकर साहित्य, राजनीति, समाज, तमाम स्वास्थ्य, सब कुछ है। किसी भी अगर क्षेत्र में वह अपनी योगदान से देश की बेहतरी में के लिए काम करता है तो उसे एक सम्मान दिया जाता है। और उस पैमाने पर आप देखेंगे तो लालू प्रसाद हमारे जो कि पार्टी के प्रमुख हैं, अग्रणी हैं, वे कहीं से भी कम नहीं है, कमतर नहीं है और वो उसके काबिल हैं। और उसकी और जब से खासकर अगर जो अगर किसी सवाल उठाता है कि नहीं, जब बात होती है तो हमारे सामने जब हमने जिसको मिली है जिन लोगों की, उसमें हम देखते हैं बहुत पीछे अगर ना जाए तो दो नाम हम सामने रखें मोटे तौर पर जो राजनीति से है, इसलिए नाम राजनीति का हम उदाहरण लेंगे, बाकी तो अलग अलग क्षेत्र हैं। तो एक प्रणब मुखर्जी जी का हाल ही में जो मिला और एक सबसे लेटेस्ट लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अगर उन दोनों लोग को पैरेलल रख कर देखें तो कहीं भी दोनों पर सवाल उठाया था, मतलब नहीं, मामला की राजनीति से और करीब से हैं दोनों। और मामला ये उठता है कि उम्र में भले बड़े हों दोनों, लेकिन राजनीतिक कद या सामाजिक कद या देश के बेहतरी में योगदान को देखेंगे तो दोनों से कहीं भी आदरणीय लालू जी का कद कम नहीं है। तो फिर क्यों न मिले, जाहिर सी बात है क्यों न मिला, कि हकदार हैं। तो उनका क्या योगदान है? लालू प्रसाद का कोई ऐसा 5 योगदान बताइए बिहार की राजनीति में, राजनीतिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, जिसके चलते उन्हें मिलना चाहिए। आज सुरेंद्र किशोर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे बिहार के, और उनका जब हमने एक पोस्ट देखा तो उनका कहना है कि उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा के लिए भारत रत्न मिलता है। अच्छा, तो उच्चतम, आप जैसे पहले लालू जी के 5 आपको बता दें काम, जिस तरह आप जिससे कहते हैं। देखिए, जब जैसे एक व्यक्ति, एक समान परिवार का व्यक्ति, एक छात्र राजनीति से उभरता हुआ और देश के जो उस समय की व्यवस्था थी, जो अब 74 का दौर था जब वो आंदोलन खड़ा करते हैं एक समान परिवार से आकर, और देश में जो तानाशाही माहौल बना हुआ था उसके उसके एक तरह से लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व को लोग जाकर रिक्वेस्ट करते हैं और तख्ता पलट करते हैं। तो वो एक तरह से कहें तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि छात्र के लिए और छात्र राजनीति के लिए वो एक प्रेरक के रूप में सामने आते हैं कि छात्रों को सिर्फ अपना पाठ्यक्रम नहीं, उनको देश के भविष्य और अपने राज्य देश की राजनीति में भी उनको रुचि रखनी चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए। एक तो वहां प्रेरणा के रूप में आते हैं, आंदोलन उभरते हैं। दूसरी बात कि जब वो उनको मौका मिलता है, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय उनके काम को हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके काम को पहले कैसे एक राजतंत्र जो है, लोकतंत्र है, उसे आम जनता को कैसे एहसास कराएं कि नहीं उनकी सरकार है। उसके लिए उन्होंने जो पहल की कि गांधी मैदान में आम जनता के सामने शपथ लिया और कहा कि वोट का राज मतलब छोट का राज, ये एक बड़ी बात थी। यानी उन्होंने एहसास दिलाने का काम किया और कहा, थाना अपने बिहार के थाना के जो प्रभारी थे, अध्यक्ष थे, उन्हें कहा कि आप कि आम जनता भी आए तो आप पहले सम्मान से बैठाइए, उसका सम्मान से बैठाइए, फिर सुनिए, एफआईआर करिए ना करिए, लेकिन उसको इज्जत दीजिए। ये बात उन्होंने बहुत बल के साथ कही। और उसके बाद तमाम, जैसे देखिए बिहार में हम लोग बात कर रहे हैं, बिहार एक जमींदारी और सामंती वाला समाज रहा है और जाति प्रधान समाज रहा है। तमाम ऐसे दबे कुचले लोग को जहां की सुनी नहीं जाती थी, थाने पहुंच नहीं पाते थे, वहां उन्हें जगह दिए। तो उसके बाद उनका एफआईआर दर्ज होने लगती है। उसके बाद देखिए, अब जब उनकी शैक्षणिक बात में हम जाएंगे, एक तो उस तरह देखिए शिक्षा के जगत में देखिए कि उससे पहले आप देखेंगे, हम विश्वविद्यालय में, इसलिए हम विश्वविद्यालय की बात जरूर करेंगे उनके योगदान को, कि विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि लालू जी के आने से पहले तक जितने भी प्रोफेसर बने, ऐसा कोई आयोग का उदाहरण नहीं मिलता जिसको आयोग के तहत बहाल हुए। जाति के नाम पे लोग कॉलेज खोलते थे, उनके जाति होते थे, वो बाहर रखे जाते थे, बाद में उनको सरकारीकरण किया जाता था, वो सरकारी प्रोफेसर बन जाते थे। और जाहिर सी बात है कि दलित और अति पिछड़े के कितने कॉलेज रहे होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं, नहीं के बराबर थे। जबकि आरक्षण लागू था, कर्पूरी जी कर दिया था, उसके बाद भी उन्होंने
विश्वविद्यालय राज्य सेवा आयोग बनवाया उन्होंने, और 1996 में पहली बार आयोग के तहत बहाली हुई और आरक्षण के तहत सभी वर्ग के लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की बहाली में असिस्टेंट प्रोफेसर की शुरुआत होती है, प्रोफेसर के बाद में होते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व मिलता है। यानी विश्वविद्यालय जो कि शैक्षणिक जगत का सबसे उच्च जगह है, वहां पे उस तबका को पहुंचाने का काम करते हैं। और उसी समय 94 में दरोगा की भर्ती करते हैं, जिसमें आरक्षण मजबूती से लागू होती है। 96 और 94 के समय शिक्षकों की बहाली आयोग से करते हैं। यानी उन्होंने विधिवत आयोग के तहत बहालियां शुरू की, जिसमें सभी समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया उन्होंने, वह जगह दिया, मौका दिया, और तब लोग अपनी बात रखने लगे। और 96 के बाद 97 में पुनः प्रोफेसर की बहाली आई, भले वो 3 में कंप्लीट हुई, लेकिन 97 में फॉर्म आ गया था। तो ये एक विश्वविद्यालय में आप देखें, उच्च शिक्षा में। अब नीचे की शिक्षा में आते हैं, आप उनका योगदान देखिए कि जैसे बहुत सी जो उस समय जो माहौल था कि जातीय भेदभाव इतना था कि शिक्षक भी अपने छात्रों से नफरत करते थे, या उनको पढ़ाने से या उनके छुए हुए से दूर रखते थे। लालू जी ने उसे काट के लिए डोम मुसहर जाति जो थी, उन जाति के मोहल्ले में, कस्बे में लगभग 300 विद्यालय खोले थे। और उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कि रोज आओगे, रोज 1 रुपया मिलेगा, ताकि बच्चे को लोग भेजे, और शिक्षक उनके बीच जाके नौकरी करना है, तब को जाना पड़ेगा। यह एक योगदान देखे कैसे शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे थे। और चरवाहा विद्यालय तो उनका मतलब वैश्विक लेवल पे जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, भले सफल नहीं हो पाया, कैसे नहीं करने दिया, लेकिन सोचे कि उन्होंने जब देखा कि हम जागरूकता फैला रहे हैं, उसके बाद जब गांव में गए तो देखे कि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं, बच्चे को तो पढ़ा देंगे, भेज देंगे, लेकिन बच्चे जो घर का काम करते हैं, चल जाए तो काम नहीं होगा, मवेशी कौन चलाएगा। तो उन्हें लगा कि अरे उससे अच्छा चरवाहा विद्यालय करते हैं कि बच्चा जाएगा, अपना मवेशी भी चलाएगा, पढ़ेगा भी, धोबी का बच्चा कपड़ा भी उसी तालाब में वहीं धोएगा, सुखाएगा, वहीं पढ़ेगा भी, और उसके लिए कॉपी, किताब, कलम और मध्याह्न भोजन तक की व्यवस्था सरकारी थी। तो मतलब एक तरह से शैक्षणिक मतलब उत्थान का देखिए वहां पे कि किस तरह का योगदान करता है। शिक्षा जगत में आप देख लिए, सामाजिक प्रतिनिधित्व तो देखे, उसके बाद देखिए चेतना कहाँ से कैसे, मतलब सोच जो थी कि वो जब जो पटना क्लब का जो आप उनका देखिए, काम छोटा होता है, लेकिन उसके प्रति अवधारणा जो होती है, जो सामाजिक परिवर्तन का, कि वो कहते हैं कि डोम मुसहर जाति के लोग या दलित जाति के लोग, महादलित जाति के लोग, उनके लिए 60% आरक्षित करते हैं, और कहते हैं कि ये महंगी शराब दारू नहीं कर सकते हैं, तो इनके ताड़ी पीने की छूट होगी, ये बकरा और मुर्गा नहीं काट सकते, सुअर का मांस भी खा सकते हैं। ये जो सोच एक तरह से परिवर्तन आज भले हमको हल्का लग रहा है, लेकिन 1990 की बात, जिस समय की सामंती समाज था, आप याद कीजिए, बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री बने थे तो तेल का रिसाव हुआ था बरौनी में, तो कैसे कहा गया था कि झा जी ने कहा था कि शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो ये तो आग, पानी में आग लगेगी। मतलब सोचिए इस तरह मुख्यमंत्री पर टिप्पणी होती थी। उस दौर की अगर कल्पना करेंगे तो लगा कितनी बड़ी बात कर रहे थे लालू जी, और क्रांतिकारी कदम उठा रहे थे। तो ये तमाम बदलाव 5 बोले, कई गिनाए, उसके बाद आप रेलवे वाला उनका योगदान गिन लीजिए, जो कि रेलवे हमेशा बदनाम रहा, क्या हमेशा घाटे में चलती है, उस रेलवे को उन्होंने 70,000 करोड़ के लगभग मुनाफे में दिखाया। तो ये उनका योगदान 5 नहीं, हम 25 गिना सकते हैं। देखिए उनका योगदान ये भी तो है देश के लिए कि जब जेल जाने की बारी आई तो पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को सत्ता सौंपी और जेल यात्रा की है। देखिए अब जैसा कि आप उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे, जो भी उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो बैठा दिए, लेके उनके विधायक जो भी थे, आज भी आप देखेंगे जो सांसद और विधायक हैं, उनकी जब सहमति बनती है तभी वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते। सहमत निर्णय तो तकनीकी पक्ष नेता ही लेता है। अब देखिए सहमति की मजबूरी अगर कहें उसकी, तो विधायक और सांसद की मजबूरी है, वो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, खुशामद में हाँ बोलता है चाहे जो भी करता है, लेकिन उनके सीनियर नेताओं ने दलील उनको सलाह दिया कि नहीं, आप उन्हें बना उन्हीं को मौका दीजिए, और उन्होंने शायद जगदा बाबू या सिद्दीकी जी ने, किसी ने सीनियर नेता ने प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने सहमति दी। तो ऐसा नहीं कि वो और लोग तो प्रक्रिया आपको करना ही है। इसमें तो उदाहरण उन्होंने ही ना एक परंपरा का आगाज किया। मतलब उदाहरण उस तरह से देखे कि बिहार में एक महिला मुख्यमंत्री बनने का जो एक वो भी तो पहल है, सकारात्मक पहलू भी देखिए कि लोग, तमाम महिलाओं में एक चेतना आई कि नहीं मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं या हम चला सकते हैं, हमको मौका मिले तो। आप सकारात्मक पक्ष ही सामने रखेंगे, उसका कोई नकारात्मक पक्ष नहीं है। नकारात्मक पक्ष क्या है, वही उनको मौका मिला और चलाया उन्होंने। और आज तक आप तो जैसे झारखंड के बाद तो ऐसा लगने लगा कि बहुत अच्छा कोशिश किए, जब से चंपई सोरेन जी का दिखा है। राजद के समर्थकों नेताओं से जब अनौपचारिक बातचीत होती है तो वे साफ कहते हैं कि अगर राबड़ी देवी को सीएम नहीं बनाते तो आज
लालू प्रसाद की कोई अहमियत नहीं रह जाती बिहार की राजनीति में, हाशिए अब पर देखिए, चले आप गए। एक, अब आपको एक ऑन कैमरा जो हम बात कर रहे हैं, हम कई बार गुफ्तगू में हमारे एक सीनियर नेता के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो समाज है एक जाति प्रधान समाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा है कि वो पारिवारिक या पितृसत्तात्मक वाली जो स्थिति है, तो आज भी जब हम क्या बोलते हैं सौंपते हैं किसी को, तो कई बार कहता है कि समझ परिवार गया। का आदमी जब नहीं होता है तो टूटने लगता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 5 भाई, कोई 5 भाई हो हम, यही बड़ा भाई कांग्रेस अगर की मजबूरी है, यही राजद की मजबूरी है, यही नहीं, सपा की मजबूरी है। जैसे मान लीजिए कोई 5 भाई हो, बड़ा भाई अगर मुखिया है, परिवार चला रहा है, और अचानक से कोई छोटे कर दे तो तीसरा बीच वाला भी विरोध कर रहा है कि हम क्यों नहीं। अगर वही भाभी को, बड़ी वाली भाभी कह दे तो मान लेगा कि नहीं उनका, मतलब जैसे एक माइंड सेट हमारे सामाजिक का बना, ये गुफ्तगू वाली बात है। ये जो सच्चाई है भले कड़वाहट हो, लेकिन ये हमारे समाज की सच्चाई है। तो उसे अपना नकारात्मक न देखे, वो सकारात्मक था, लोकतांत्रिक तरीके से था, और पार्टी के विधायकों का समर्थन था। अब उस समय कर, उस पर अब बात करें, उसी समय भी तो बात की किस तरह से उनको गिरफ्तारी की गई थी, किस तरह से लोग घेर के गिरफ्तार किया था, और किस क्या पॉलिसी थी। और आज आप देखे केजरीवाल जी कैसे जेल चला के चाहते तो वो भी चला सकते थे उस तरह, लेकिन केंद्र की आज सत्ता उस समय क्या केजरीवाल ने की। भी एक नया उदाहरण पेश किया, तो लेकिन उन पर जो आरोप लगते हैं उसमें सबसे बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार का। चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, टिकट के बदले जमीन, धन लेन देना, वो तो अपनी जगह है। भ्रष्टाचार का आरोप तो लगभग सभी दलों के नेताओं पर है। फिर परिवारवाद का भी आरोप लगा, जेल की यात्रा किए, सजा याफ्ता हो गए। तो एक सजा याफ्ता व्यक्ति को क्या उस तरह के पुरस्कार मिल सकते हैं? इसकी देखिए, परंपरा तो आज बाकी भी बने कि कोई बाकी सजा याफ्ता बाकी जो मिले। बाकी जो आरोप आपका है, उस आरोप में कोई खास दम नहीं है। परिवारवाद ये सब तो कॉमन बात है, हर विभाग, हाँ, ये राजनीति तो ही नहीं सामाजिक देखेगा, वो सब कोई ये सामाजिक संरचना सर्वव्यापी है जो भी समस्या, सर्वव्यापी हर विभाग का, उससे कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार भी मान लीजिए कॉमन। हाँ, बात कब सर्वदलीय आती और है कि, सर्वव्यापी समस्या। हाँ, बात आती है सजायाफ्ता की, तो मोटे तौर पे तो एक बात होती है कि सजायाफ्ता है तो भाई उस पर, लेकिन ऐसा कोई मापदंड नहीं रहा कि सजायाफ्ता को नहीं दिया गया है, चाहे नहीं देना, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात कि अब सजायाफ्ता है तो क्या वजह है, क्या वाकई में मिश्रा जी वेल के लायक थे और लालू जी जेल के लायक थे, यह सवाल होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये लालू जी आगे आरजेडी भाजपा के साथ मिल गई होती तो सारे केस साफ हो गए होते? क्या नहीं लगता है? कई ऐसे नेता हैं जो तमाम घोटाले के बाद साफ हो जाते हैं। तो क्या एजेंसियां या न्यायपालिका जो भी कर ठीक है, लेकिन क्या खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती? एक तो ये भी बात होती है। क्या लालू जी सिर्फ सिर्फ अपने कुछ भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसकी वजह से वो सजा याफ्ता हुए, या उनके पीछे जाति भी काम आई विपक्षियों के लिए, जाति को आड़ बनाया गया? क्या भाजपा जो मुखर विरोधी थे सत्ता के केंद्र की, जो भाजपा के, और उनके साथ नहीं झुके, क्या वह भी कारण है? इन कई पहलुओं पे बात करनी होगी। और कोई उसके भी साथ के, अपने लगे, कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर लगे आरोप को सही तो नहीं बताता है। ये भी तो एक परंपरा है ना कि हर व्यक्ति अपने को हाँ, कहता है कि मैं निर्दोष हूं, तो वो कितना नहीं, विश्वसनीय होगा? देखो पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जो लोग जिस पे आरोप लगाते रहे, निर्दोष लगाते रहे, सबसे बड़ा मजेदार उदाहरण अगर कहीं देखा हम लोगों ने तो महाराष्ट्र में देखा कि भोर में शपथ होता है, शाम तक केस खत्म होती है, अगले दिन वापस हो जाता है। मतलब क्या, मतलब तो इस देश में जो एजेंसी अब सब पे एक सवाल उठने लगता है। तो ये एक चीज है भाई, न्यायपालिका तो पूरी तरह से हम नकार नहीं सकते हैं क्या स्थिति है, लेकिन उस केवल उस वजह से आप कह दें कि वो योग्य नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन यह भी तो है ना कि जिस व्यक्ति के द्वारा अधिसूचना फाड़े जाने के कारण पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकते लालू प्रसाद यादव, उसी व्यक्ति के साथ हैं। कांग्रेस के खिलाफ उनकी राजनीति शुरू हुई थी, कांग्रेस ने ही ये इस लायक बना दिया कि उनके खिलाफ केस हुए, इस लायक बना दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। आज उसी कांग्रेस के साथ हैं। तो अच्छा, वैचारिकी के स्तर पर भी तो समस्याएं हैं ना। एक चीज आप देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा कि जिस केस को जिस व्यक्ति ने फाड़ा था, जिस जो आप कानून की बिल की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की सदस्यता लेने के लिए किस तरह के फैसले सुनाए गए थे, आप अभी हाल ही में देखे थे। उस सदस्यता चल जाए इसलिए उसको दिन गिन के एकदम अधिकतम सजा सुनाई गई ताकि उसकी सदस्यता चल जाए। तो ये आपके किसी के सजा पे एक तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उसकी सदस्यता लेने के लिए सजा सुनाई गई, जो कि वही बिल फाड़ा था व्यक्ति, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसके फैसला पलट जाता है। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सामने दूसरे व्यक्ति को भी न लड़ने दिया जाए, ऐसा फैसला सुनाया जा सकता है, या वैसे एजेंसियां प्रस्तुत कर सकती है, ये भी बात आती है।
दूसरी बात आप जो कहे कि वो जिसके खिलाफ राजनीति शुरू हुई और उसके साथ हैं, इस पे हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं आलोक मेहता जी, वो इस पे एक दिन इसका लक्ष्मण जी की किताब की प्रोफेसर की डायरी का विमोचन था, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी। बोले थे कि जिन जिन लोगों के कांग्रेस में जो लोग थे, जो वैचारिकी जिस वैचारिकी से राजद का विरोध था, वे लोग धीरे धीरे संघ या भाजपा में शिफ्ट हो गए, वो लोग चले गए। अब लिबरल लोग बचे हैं, हम लिबरल के साथ संघ में हैं, जिससे दुआव था तो धीरे उधर शिफ्ट हो गए। और उस शिफ्ट के बाद भारत तो भारत रत्न भी देख लिया, ले लिए बाद में। वैसे लोग भी थे। तब तो इस स्तर पे भाजपा का और संघ का भी विरोध गलत है। पूरा भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया। भाजपा के जो लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पीढ़ी के लोग, तो भाजपा के लोग भागे कहाँ? भाजपा के लोग भाजपा के लोग कहाँ भागे? वो तो है हैं उनके साथ। कांग्रेस के जो लोग थे धीरे धीरे शिफ्ट होते चले आए। अब बड़े बड़े देखिए कांग्रेसीकरण हो ही रहा है ना, भाजपा का भी कांग्रेसीकरण हो रहा है, लेकिन संघी मुक्तिकरण नहीं हो रहा। हो जाएगा ना स्वीकार ना होगा। वो तो हमको लालू जी के जीते जी तो मैं नहीं कल्पना कर सकता। ये तो एकदम 100% आगे की पता नहीं, आगे भी लगभग नहीं लगता कि होगा, लेकिन जीते जी तो बिल्कुल संभव नहीं, 100% कर सकते हैं। चलिए, बहुत लंबी कोई एक दो टिप्पणी आप संक्षिप्त लास्ट में करें कि कोई ऐसा काम जो लालू प्रसाद यादव की चाहत रही हो और कर न सके, जिसकी कसक बाकी हो राजद को या लालू प्रसाद यादव को। ऐसी कोई, अब तो देखिए, ये तो लालू जी की चाहत, तो उनकी पर्सनल चाहत इच्छा रही होगी, वो तो बताएंगे। लेकिन कई बार लगता है कि जो वो सत्ता में रहते, लेकिन कई बार जैसा लगता है, जैसे कई बार लगता है कि जो कर्पूरी जी ने बदलाव किया जो आरक्षण 77-78 में लागू करके, उसके बाद जो मंडल कमीशन के लिए जो आंदोलन हुआ और लालू जी उसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू होता है। और 1918 89 याद कीजिए, 89 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए भागलपुर में और लगभग 1,500 लोगों ने की मौतें हुई, और उसके बाद वो किस तरह से सांप्रदायिकता को रोकने के लिए उसी जिससे भारत रत्न की बात कर रहे हैं, जो सांप्रदायिकता की आग लगा रहे थे, उन आडवाणी जी को रोक के गिरफ्तार करवाए थे। तो उनकी जो एक चाहत थी कि सांप्रदायिक दंगे न हो, वो जो एकदम धार्मिक जो नफरत फैले वो खत्म हो जाए और सब तबके का प्रतिनिधित्व बढ़े और भागीदारी बढ़े, वो आज उल्टा दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं उनको अंदर का शक्ति होगी कि आज आए दिन सांप्रदायिकता के आग में लोग युवाएं चढ़ के, अब देखे अभी यूपी का जो हुआ था, शायद बहराइच का कौन जिला था वो, जहाँ पे बहराइच का था, वो आप देखिए कि कैसे लग रहा है। और बिहार में भी कहीं कहीं अभी तो एक नेता भी उसको आग लगाने के लिए निकले हुए थे, तो वो कर सकता होगा। दूसरी बात की आप आज देखिएगा, अभी बिहार में जब रिजल्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप देखे, हम हाल ही में देखे भूगोल विषय का, दर्शन शास्त्र विषय का, मनोविज्ञान, गणित, जिसमें ईबीसी बीसी के लोग टॉप कर जाते हैं रिजल्ट में। और वही लोग जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू दे जाते हैं तो यूआर जो अनारक्षित सीट में घुसने नहीं दिया जाता उनको, एसटी एसटी ओबीसी को वहां मतलब घुसने नहीं दिया जाता। उसके बाद उन्हें एनएफएस घोषित किया जाता है, यानी नॉट एप्लीकेबल मान लिया जाता है। जिस वर्ग का लोग बिहार में टॉप कर रहा है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में अयोग्य कैसे हो जाता है। तो उन्हें लगता होगा कि जो लड़ाई कर्पूरी जी मंडल जी की बात जो हुई थी, वो आज लग रहा है कि फिर जैसे बैक हो रहा है, वो उन्हें कहीं ना कहीं कर सकता होगा कि वो पूरी तरह से मजबूती से नहीं हो पाया, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी बातचीत हुई। अगर कोई आपकी बात कहने को रह गई हो तो आप कह सकते हैं। धन्यवाद, हमने लगभग सब बातें कह दी। बातें तो बहुत हैं, घंटों चलते जाएंगे, अब छिड़ते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी